हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी से संबंधित क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपको भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कितने प्रकार होते हैं, वह भाषा से संबंधित बनने वाले अनेक प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो भाषा, सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिससे मानव एक दूसरे को अपने मनोभावों से परिचित करा सकते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा एक ऐसा साधन अर्थात माध्यम है जिससे क्या होता है कि मानव एक दूसरे को अपने मनोभावों या विचारों से परिचित करा सकते हैं और साथ ही उनकी मनोदशा को भी समझ सकते हैं। क्या है? साथ ही उनकी मनोदशा को भी समझ सकते हैं। किससे? भाषा से। ठीक है, भाषा व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को अन्य व्यक्ति को समझाने और उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। भाषा क्या करती है कि भाषा जो है वह व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को समझाने और उन तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, भाषा का प्रयोग मानव ध्वनि संकेतों के साथ किया जाता है, अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों और वाक्यों के समूह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्वनियों और वाक्यों का प्रयोग, उनके समूहों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मानव द्वारा इस्तेमाल होने वाली विचार को आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? कि मानव द्वारा इस्तेमाल होने वाली विचारों को आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको भाषा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि भाषा जो है वह कितने प्रकार की होती है। तो भाषा जो होती है वह कुल 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। कितनी भाषाएं हो गई? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आपसे क्वेश्चन करता है कि भाषा कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको क्वेश्चन मतलब उत्तर क्या देना है कि भाषा 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जो है लिखित जो भाषा होती है वह जो है प्रतीकों और शब्दों के उपयोग करके संवाद करने का तरीका होता है। लिखित जो भाषा होती है उसमें हम किसी भी शब्द को लिख करके, प्रतीक बना करके उस शब्दों का उपयोग करके संवाद करते हैं। और मौखिक भाषा के अंतर्गत ध्वनियों और शब्दों का उपयोग करके संवाद करने का तरीका है। कौन सी भाषा? मौखिक, यानी हम जो चीज़ें बोल करके यानी मुंह से बोल करके उपयोग करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मैंने बताया कि प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करके जो संवाद होता है वह लिखित भाषा होता है। सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा जो है हाथों, चेहरों और शरीर के अन्य हिस्सों का उपयोग करके संवाद करने का तरीका जो है सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है, जो हम आँख के इशारे या हाथ के इशारे, हाथों के इशारे, शरीर के अन्य हिस्सों का उपयोग करके जो संवाद करते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनमें शामिल है संवाद। संवाद शामिल है, बिल्कुल। संवाद में क्या होता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करना होता है। क्या है इसमें? कि लोगों को एक दूसरे के साथ विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद करना जो है संवाद कहलाता है। ज्ञान का निर्माण, लोगों को अपने आसपास की दुनिया को समझने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। ठीक है, संस्कृति, लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को व्यक्त करने और साझा करने में मदद करना जो है संस्कृति कहलाता है। शिक्षा,
लोगों को नई चीज़ें सिखाने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना भाषा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। भाषा क्या है? मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, ज्ञान प्राप्त करने और अपनी संस्कृति को व्यक्त करने में मदद करता है। ठीक है। भाषा की परिभाषा तथा भाषा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। दार्शनिक, विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाषा की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है, जो है आचार्य देवनाथ शर्मा के अनुसार जो है इन्होंने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जब मनुष्य उच्चारण के लिए ध्वनि संकेतों की मदद से परस्पर विचार विनिमय में करते हैं तो उस संकेत प्रणाली को भाषा कहा जाता है। आचार्य देवनाथ शर्मा के अनुसार क्या है कि जब मनुष्य उच्चारण के लिए ध्वनि संकेतों की मदद से परस्पर विचार विनिमय में करते हैं तो उस संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। ठीक है। विद्वान डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों के विचारों, अनुभवों और संदर्भों को व्यक्त करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहा जाता है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने हिंदी की भाषा की परिभाषा कैसे दी है, तो उन्होंने कहा है विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। इन्होंने क्या बताया कि विचार और भाषा जो है उसमें थोड़ा अंतर है। विचार जो है वह आत्मा की मूक व अध्वनात्मक बातचीत है और वहीं पर शब्द जब ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने जो है भाषा की परिभाषा मनुष्य और मनुष्य के मध्य वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के मध्य वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है। विद्वान मंगल देव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा अथवा व्यापार को कहा जाता है जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर के अवयवों में वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। यह किसका कथन है, तो यह मंगल देव शास्त्री का के अनुसार भाषा की संज्ञा है। विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः या छदिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है। ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। यह किसका जो है किसकी परिभाषा है, तो ब्लॉक तथा ट्रेगोन ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। अब हम बात करते हैं भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार और भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कि भाषा के 3 भेद हैं। पहला क्या है मैंने बताया है, फिर भी जान लीजिए आप लोग। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इसको हम जो है विस्तार पूर्वक देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। ठीक है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा अर्थात जब हम मौखिक रूप से किसी व्यक्ति तक
अपने विचार पहुंचाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अपने मनोभाव और विचारों को बोलकर सामने वाले व्यक्ति को इससे अवगत कराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आप विद्यालय में अपने क्लासरूम को ले लीजिए, जहां आपके अध्यापक बोलकर किसी विषय के बारे में बताते या समझाते हैं। इसी प्रकार एक रेडियो जॉकी आरजे रेडियो के माध्यम से बोलकर अपनी आवाज़ के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, जब आप किसी क्लासरूम में अपने बच्चों को समझाते हैं यानी बोल करके, तो वह क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। या जो रेडियो जॉकी होते हैं, आरजे जिन्हें बोलते हैं, वह रेडियो के माध्यम से जो बोलकर आवाज़ लाखों लोगों को सुनाते हैं, उसको भी मौखिक भाषा के रूप में रखा गया है। या जो रेडियो होते हैं उससे भी जो आवाज़ आती है वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आती है। या जो हम मुँह से बोलते हैं उसको भी मौखिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार जब आप बोलकर अपने परिवार या दोस्तों से बात करते हैं, जब रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि का उपयोग करके भी आप मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। मौखिक भाषा की विशेषताओं की अगर बात करें तो मौखिक भाषा का प्रयोग तभी हो सकता है जब बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों ही उपस्थित हों। इसमें क्या है कि मौखिक भाषा का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला व्यक्ति एक दूसरे के सामने होना चाहिए। मौखिक भाषा उच्चारण के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। ये भाषा जो है वह एक अस्थायी रूप है। अगर अस्थायी रूप की बात करें कि अस्थायी रूप की भाषा कौन सी है, तो मौखिक भाषा अस्थायी रूप की भाषा है। मौखिक भाषा का प्रयोग ध्वनि के नहीं किया जा सकता है। ध्वनि मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, जिनके मिलने से ही शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। शब्दों से मिलकर के क्या बनते हैं, तो शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम वार्तालाप की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जो ध्वनि होता है, ध्वनि जो है वह मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है और सबसे छोटी इकाई है। उत्पत्ति जो है शब्दों से मिलकर के वाक्य बनी है और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से हम वार्तालाप की प्रक्रिया पूरी करते हैं, यानी एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं लिखित भाषा। अभी मैं बता रहा था आप लोगों को मौखिक भाषा, अब दूसरी भाषा जो है वह लिखित भाषा है। लिखित भाषा की अगर बात करें कि जब भी कोई अपने मनोभावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी कोई अपने मनोभावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे जो है आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को किसी पत्र के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है। तो इसे लिखित भाषा का संप्रेषण कहेंगे। किसको, कि जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को पत्र के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है तो इसे लिखित भाषा का संप्रेषण कहेंगे। इस प्रकार के संप्रेषण में लिखने और पढ़ने वाला दोनों का होना आवश्यक है, तभी यह प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लिखने वाला होता है वो उसका भी होना आवश्यक है और जो पढ़ने वाला उसका भी होना आवश्यक है, तभी यह प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। लिखित भाषा की विशेषताएं। लिखित भाषा भाषा का एक स्थायी प्रकार है।
अस्थाई की बात अगर हम करें तो अस्थाई मैंने अभी बताया है कि जो मौखिक भाषा है वह अस्थाई है। अब देखिए, अगर आपसे अस्थाई प्रकार की भाषा पूछता है तो आपको लिखित भाषा पर ही टिक करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें लिखे जाने वाले विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं या बार बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, कभी भी पढ़ सकते हैं या बार बार भी पढ़ सकते हैं, यह जो है सुरक्षित रहता है। लिखित भाषा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें एक ही समय में लिखने वाले और पढ़ने वाले का आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही समय में लिखने और पढ़ने वाले का आमने सामने होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें लिखने वाला और पढ़ने वाला किसी भी समय अपने विचार लिख सकता है और दूसरा उसे अपने अनुसार किसी भी समय पढ़ सकता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया मौखिक भाषा में, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि उसमें प्रेजेंट टाइम में दोनों लोगों का होना आवश्यक है, तभी वह जो है मौखिक रूप से भाषा का आदान प्रदान कर सकता है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है, जो उच्चारण की गई ध्वनियों के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब जो है तीसरा, उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जैसे कि हम शब्द से ही समझ सकते हैं कि इसमें संकेत के माध्यम से ही या इशारों के जरिए किसी को अपनी बात समझाई जाए, इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे शब्द में ही मतलब दिखाई दे रहा है, सांकेतिक यानी संकेत। तो सांकेतिक भाषा, जैसे कि हम शब्दों से ही समझ सकते हैं कि संकेत के माध्यम से ही या इशारों के जरिए या हाथों को हिला करके या सिर को हिला करके किसी को अपनी बात समझाई जाए, इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि आपने खाना खाया, तो आप जो है सिर को सीधा सीधा हिला देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने खा लिया है, ठीक है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को दूर से किसी को आने के लिए कहना है तो वह इसके लिए अपने हाथों को हिलाकर उसे अपनी तरफ आने को कह सकता है, अर्थात संकेतों का प्रयोग करके उसे अपनी बात समझा सकता है। यहाँ भी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो वो हाथों से करके ऐसे बुला लेगा कि आप आइए, यह जो है क्या कहलाती है, तो यह जो है सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा की विशेषताओं की बात करें तो जिस प्रकार हमें लिखित और मौखिक भाषा के उपयोग को व्याकरण में समझाया जाता है, उस प्रकार सांकेतिक भाषा को व्याकरण में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा के लिए भी ये आवश्यक है कि समझने और समझाने वाले का आमने सामने होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये तो रही आपकी भाषा, जो कि 3 प्रकार थी, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं बोली। तो बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। ऐसे रूप भाषा विशेष की बोलियां कहे जाते हैं। हिंदी देश के बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। इसके कई क्षेत्रीय रूप हैं। ये क्षेत्रीय रूप इसकी बोलियां कहे जाते हैं, ठीक है। हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि, ठीक है। क्या है? हिंदी की कई सारी बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज आदि क्या है? हिंदी की बोली हैं, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। अब आइए देखते हैं मातृभाषा। जो भाषा बच्चे अपने घर में अपने माता पिता से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली या पढ़ी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते
अब आइए देखते हैं राजभाषा किसे कहते हैं। तो पूरे राष्ट्र अथवा देश के सरकारी कामकाज के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? जो सरकारी कामकाजों के प्रयोग में लाई जाती है उसे राजकीय भाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाषा से संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं मैंने बताया है आप लोगों को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसे हम शैली भी कह सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक बोलकर, लिखकर, पढ़कर या इशारों से अपने मनोभावों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। भाषा क्या है और इसका महत्व क्या है? क्वेश्चन है भाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो भाषा किसी भी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक होती है। भाषा के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ संपर्क और संवाद करते हैं और समुदाय की भावना पैदा करते हैं। वर्तमान में दुनिया में लगभग 6500 बोली जाने वाली भाषाएं हैं और इनमें से हर भाषा अपने आप में अलग और विशेष है। ठीक है। क्या है? अपने आप में हर भाषा जो है अलग और विशेष है। ठीक है। भाषा का उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य मनुष्यों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान करना और एक दूसरे के मनोभावों को समझना है। भाषा इसके लिए एक माध्यम का कार्य करती है। ठीक है। भाषा क्या करती है? इसके लिए एक माध्यम का कार्य करती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मैंने बताया है आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो अगर आपके ऑप्शन में वर्ण दिया हो तो टिक करना है और ध्वनि दिया है तब भी टिक करना है। ठीक है। जबकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और सबसे जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो आज इस लेख के माध्यम से अपनी भाषा में किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं एवं इसका महत्व क्या है आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।